नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। वर्ष 2016 खत्म होने वाला है। यह भारत के लिए अभूतपूर्व साल रहा है। भारत राष्ट्र राज्य के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष को अनहोना बनाया है। यूं 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने बहुत अजब गजब किया है। 2015 के आखिर में वे अचानक लाहौर गए थे, उससे दुनिया चौंकी। 2016 में उन्होंने 2 सर्जिकल स्ट्राइक किए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सैनिक ऑपरेशन कराया। फिर 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर बिजली कड़काई। जम्मू कश्मीर की हिंसा, आतंकियों की उकसाने वाली घटनाओं, सर्जिकल हमले और नोटबंदी के 4 मसले 2016 के भारत की पहचान है। इनमें 125 करोड़ भारतवासियों के घर घर को प्रभावित करने वाली घटना नोटबंदी वाली है। इसका कुल असर क्या होगा, इसका जवाब 2017 में मिलेगा। मोटे तौर पर नोटबंदी की बिजली, जनजीवन, आर्थिकी व राजनीति सभी पर गिरी है। 2016 का वर्ष ऐतिहासिक है तो ट्रांजिशनल या कि मझधार वाला भी है। अहम मसलों पर साल में बहुत कुछ हुआ है तो सब कुछ अटका हुआ भी मिलेगा। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान हड़बड़ाया मगर बदला नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ सख्ती हुई लेकिन उसका अंत परिणाम अनिश्चित है। देश की राजनीति तल्खी और टकराव के भंवर में है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की धमक के आगे विपक्ष की चुनौतियां उभरने लगी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कुछ ऐसे उभरा कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने लगे। जनता के मूड का एक छोर से दूसरे छोर पेंडुलम की तरह आना जाना भी 2016 की पहचान है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति में अलग थलग हुए हैं। कांग्रेस हालांकि अपनी नेता की कही बात का मान रखने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मसले पर कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि भले राहुल इसे मुद्दा बना रही हो, लेकिन पार्टी इस मसले पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नहीं चला सकती है। इसलिए पार्टी ने जनवरी के पहले हफ्ते से नोटबंदी के ही मुद्दे पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर सहारा बिड़ला डायरी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बनाने का फैसला कर देती, तब कांग्रेस इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उसके बगैर इस मुद्दे में दम नहीं है। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की नजर है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण की याचिका खारिज कर देती है तो अपने आप ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। विपक्ष के उलट भाजपा इस पर आक्रामक होगी और कांग्रेस व केजरीवाल से माफी मांगने की मांग करेगी, लेकिन अगर मामला आगे बढ़ा तो कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। सूत्रों के मुताबिक तब कांग्रेस शीला दीक्षित को हटाकर भाजपा पर दबाव बढ़ाएगी, लेकिन तब भी कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि उन्हें विपक्षी पार्टियों का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का नाम दोनों में से किसी न किसी डायरी में है। कांग्रेस पार्टी ने भले ही सीपीआई और सीपीएम के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पार्टी को उससे किनारा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नए सहयोगियों के बजाय पुराने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा कर रही है और उन्हीं के सहारे आगे की रणनीति बना रही है। तभी कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि उनको पार्टी की बैठक और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्ट नेताओं के नहीं आने की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर किसी आंदोलन का हिस्सा बनती है तो उसमें लेफ्ट नहीं आ सकता है। तभी 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन मार्च से भी लेफ्ट ने अपने को अलग किया और आज की बैठक में भी उसके नेता नहीं आए। असल में कांग्रेस की रणनीति अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाने की है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए उसे लेफ्ट से ज्यादा ममता बनर्जी उपयोगी दिख रही है। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि ममता बनर्जी, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, जी.के. वासन आदि सभी पुराने कांग्रेस नेता यूपीए का हिस्सा हो सकते हैं। कांग्रेस के कई नेता मान रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के मुकाबले लालू प्रसाद के साथ तालमेल का ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी लालू प्रसाद कांग्रेस की ज्यादा पुराने सहयोगी है। आज की बैठक में जो पार्टियां नहीं आई, उनको लेकर कांग्रेस का कहना है कि जो आज नहीं आए वे कल आ जाएंगे।
केंद्र सरकार में फेरबदल की अटकलें नए सिरे से शुरू हो गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे के बाद फिर से ये चर्चा शुरू हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार में बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर फेरबदल और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का फैसला एक ही साथ होगा। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव और बजट सत्र खत्म होने के बाद का समय सबसे उपयुक्त है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से इस समय 16 मंत्री हैं। चुनाव के बाद इनकी संख्या कम होगी। सरकार में किस मंत्री की जगह पक्की रहेगी, इसका फैसला चुनाव नतीजों के आधार पर होगा। उत्तराखंड से केंद्र में कोई मंत्री नहीं है। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद कोई एक चेहरा लिया जा सकता है। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में प्रभारी राज्यपाल से काम चलाया जा रहा है। वहाँ भाजपा को आगे बहुत राजनीति करनी है, इसलिए कहा जा रहा है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को वहाँ राज्यपाल बनाकर भेजा जाएगा। दिल्ली में उप राज्यपाल की नियुक्ति उससे पहले हो सकती है। इसके लिए विजय कुमार मल्होत्रा और किरण बेदी के अलावा कुछ नौकरशाहों के नाम की चर्चा है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों और नोटबंदी के फैसले की सफलता या विफलता को ध्यान में रखकर बदलाव का फैसला होगा। तभी ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे शिकार बन सकते हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और सहारा बिरला डायरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब 30 दिसंबर की तारीख नजदीक है और अब प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना होगा। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के फैसले से काले धन और भ्रष्टाचार पर कोई असर नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 30 दिसंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंतिम तारीख नजदीक है और अब भी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि कई आतंकवादी मारे गए जिनके पास 2000 के नए नोट मिले। राहुल गांधी ने कहा कि सहारा समूह की डायरी में मोदी को पैसा देने का कई बार जिक्र है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले प्रधानमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ नहीं बोलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हुई विपक्षी पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी विपक्षी पार्टी साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाकर सरकार के खिलाफ लड़ेंगी। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी एक बड़ा घोटाला है और इससे मजदूर, किसान, मध्य वर्ग सब परेशान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या 30 दिसंबर के बाद हालात नहीं सुधरे तो वे जिम्मेदारी लेंगे और इस्तीफा देंगे। ममता ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश 20 साल पीछे चला गया और सारे विकास कार्य ठप हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन के नाम पर सरकार ने लोगों का सारा पैसा निकाल लिया। ममता ने कहा कि आज बैंक लोगों को 6000 रुपए भी नहीं दे पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने लोगों के सारे अधिकार छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक ऑल वेदर रोड का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। उत्तराखंड में सेना से जवानों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए मोदी ने एक रैंक एक पेंशन को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन की योजना पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन के आखिरी दिनों में 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाकर इसकी घोषणा कर दी। अमीरों के लिए नोटबंदी लाने के राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि गांवों में बिजली पहुंचाने का काम अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें देश का चौकीदार बनाया है और इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने केदारनाथ हादसे में मारे गए लोगों को याद किया। उन्होंने कहा कि नई बनने वाली ये सड़क उत्तराखंड के लोगों के लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन केदारनाथ हादसे में मारे गए लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। इस सड़क से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की हर साल होने वाली 4 धाम यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शिलान्यास उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने केदारनाथ हादसे में जान गंवा दी थी। उन्होंने कहा कि ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी को संतोष देगा जो मां गंगा की यात्रा करना चाहते हैं।
बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में अगर ईमानदारी और गंभीरता है तो वे भाजपा के सभी बड़े खर्चों और उसके साथ साथ पार्टी को मिलने वाले चंदे और उसके खर्च का पूरा ब्यौरा जारी करें। उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। दिल्ली के यूनियन बैंक में बसपा के खाते में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी जमा कराने का बचाव करते हुए मायावती ने कहा कि पार्टी के पास एक एक पैसे का हिसाब है। उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वे ताकत का इस्तेमाल करके बसपा और उसकी नेता की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि बैंक में जमा पैसा पार्टी का है और उसके पास इसका हिसाब है, लेकिन भाजपा के खातों में जमा पैसे के हिसाब का क्या है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में 2014 से सब कुछ नरेंद्र मोदी की धुरी पर केंद्रित है। मई 2014 की उनकी जीत आजाद भारत के इतिहास का मोड़ था। तब और अब के फर्क में जो कुछ है वह भी नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री लिए फैसलों के चलते हैं। सवाल है कि इन फैसलों पर 2016 में जनमानस और राजनीति का क्या मोड़ रहा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत में आमतौर पर हर साल कोई न कोई चुनाव होता है। 2016 में भी कई राज्यों के चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पौंडीचेरी में इस साल चुनाव हुआ, लेकिन इन चुनावों के कारण देश की सियासत में कोई खास उबाल नहीं आया। असम में भाजपा की जीत के अलावा कोई बड़ी उलटफेर भी नहीं हुई। इस लिहाज से साल के लगभग पूरे हिस्से में सियासत ठंडी रही थी। लेकिन साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, जिससे सियासत में अचानक उबाल आया। इसी बीच उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियां भी अंतिम दौर में पहुंच गई, जिसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। और साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे अचानक राजनीति में उबाल आया। लेकिन अगर किसी एक घटना से इस साल का आकलन करना होगा तो वह नोटबंदी की घटना है। इसने देश के पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। यह ऐलान इतना औचक था कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री के सहयोगियों को भी इसकी सूचना कैबिनेट की बैठक में पहुंचने पर ही मिली थी। इस फैसले के बाद से पिछले 2 महीने से पूरे देश में सारी चर्चा सिर्फ नोटबंदी को लेकर है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और इसकी खबर लीक होने या इसमें घोटाला होने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे गरीब विरोधी कदम बताकर पूरे देश में अभियान छेड़ा है। इस घटना का एक बड़ा सियासी असर यह हुआ है कि अब तक कांग्रेस से दूरी बनाकर रखने वाली ममता बनर्जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जैसे मोदी विरोधी नेता ने उनके इस फैसले का खुलकर समर्थन और स्वागत किया। उनकी सहयोगी राजद इस फैसले के विरोध में है, लेकिन जदयू ने कहीं भी सरकार का विरोध नहीं किया है। सो एक तरह से इस फैसले ने नया राजनीतिक समीकरण बनाया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी आदि ने साथ मिलकर नोटबंदी का विरोध किया, तो जदयू, बीजेपी, टीआरएस जैसी विरोधी पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया। नोटबंदी का फैसला सियासी रूप से सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी बन गया क्योंकि इसके ठीक बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि सभी पार्टियों की चुनावी तैयारी नोटबंदी से प्रभावित हुई है। तभी उत्तर प्रदेश और 4 दूसरे राज्यों के चुनाव को नोटबंदी की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इन राज्यों के चुनाव नतीजे सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि काले धन को खत्म करने के लिए आगे जो अभियान चलने वाले हैं उनका भविष्य इस पर निर्भर होगा। बहरहाल नोटबंदी से पहले सबसे बड़ी सियासी घटना असम में भाजपा की जीत थी। भाजपा ने पहली बार असम या पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में सरकार बनाई। वह अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई है और उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर पार्टी ने पूर्वोत्तर की राजनीति तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस और अन्ना डीएमके का लगातार दूसरी बार सत्ता में आना भी एक बड़ी राजनीतिक घटना रही। कुल मिलाकर इस साल भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत और कम हुई। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2016 के भारत मायने पर चर्चा करेंगे। भारत का हर नागरिक 2016 में सरकार के फैसले से प्रभावित हुआ है। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, 2016 में नोटबंदी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर कोने में, हर घर में चर्चा का विषय हुए। इसलिए मसला जन जन पर मोदी सरकार के फैसले के असर का है। उस नाते भारत के लिहाज से 2016 कैसे याद किया जाएगा, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है।
वैदिक जी, 2016 का वर्ष भारत राष्ट्र राज्य के नाते, भारत के नागरिकों के नाते कैसा रहा? कैसी मनोदशा से भारत गुजरा है या आज है? मनोदशा पूरे साल भर में मनोदशा के कई दौर हुए, लेकिन सारे दौरों पर ये जो आखिरी दौर है, नोटबंदी का दौर ये छा गया है। पूरा देश एक तरह के विभ्रम में फंस गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। लोग मान रहे थे, हम भी मान रहे थे कि नोटबंदी का जो काम है इसका लक्ष्य अद्भुत है और बड़े साहस का काम है, लेकिन जिस लापरवाही के साथ ये हुआ, जिस गैर तैयारी के साथ ये हुआ, इसने सारे देश को विभ्रम में फंसा दिया है। ये जो मुसीबत है लाइनों में लगने की, नोटों की कमी की, ये तो दूर हो जाएगी। महीने 2 महीने में हो, ये लोग अपनी सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, मैं कहता हूँ 6 महीने में हो जाएगी। लेकिन नए नोट भी 14 लाख करोड़ के आ गए, 15 लाख करोड़ के भी आ जाएं, तो उससे होगा क्या? जो मूल समस्या है काले धन की, नकली नोटों की, आतंकवादियों के पैसे की, वो तो हल होने वाली है नहीं, वो तो और ज्यादा बढ़ेगी। नहीं, वो आगे की आप छोड़िए, अभी इस 2016 के अंदर जो हुआ है, आपको नहीं लगता है कि नोटबंदी के कारण पूरा सिस्टम वापस एक तरह से एक्सपोज हुआ? जो व्यवस्था, जो मानस है, लोगों के व्यवहार हो, बैंकिंग सेक्टर का व्यवहार हो, सबका व्यवहार हो, वो अपने आप में एक्सपोज हुआ। ये अपनी बड़ी बात नहीं है? ये आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें पूरा देश उगड़ गया हमारा। हम जो कहते थे कि भारत के लोग बड़े शांत चित्त हैं, हर बात को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि उन्होंने आपातकाल को स्वीकार किया था, कुछ नहीं किया उसमें, लेकिन जब मौका आया तो उलट दिया। अभी तो उन्होंने इंतजार नहीं किया 2.5 साल बाद का, सरकार को तो अभी शीर्षासन करा दिया है। सारे नोट सरकार जितनी उम्मीद कर रही थी उससे डबल सब काले के सफेद कर लिए, वो सब बैंकों में जमा हो गए। और हर बैंक जो कि ईमानदारी का मुजस्सिमा था, पुतला था, अब हर बैंक पर शक व शुबा हो गया है कि मैनेजर लोग पैसे खाते हैं, पुराने नोट जमा करते हैं, नए नोट पार कर देते हैं, बड़े बड़े बंडल। और बड़े लोग, यही अमीर लोग भी, बतौर जनता भी, मध्य वर्ग भी और गरीब भी, उसका भी जनधन खाता शक के दायरे में आ गया। आप जिक्र कर रहे हैं, उसने इन 20, 25, 30, 40 करोड़ लोगों को बेईमानों की श्रेणी में डाल दिया। और उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जिसने तुम्हारे नाम से पैसे जमा कराए तुम खा जाओ, मतलब दोगुनी बेईमानी करो। यानी देश में एक बेईमानी का माहौल, एक भ्रष्टाचार का माहौल फैल गया है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया। लेकिन ठीक विपरीत बहुत लोगों का मानना है, प्रधानमंत्री का भी कहना है कि जो कुछ हुआ है वो दीर्घकालीन महत्व का है, भ्रष्टाचार सचमुच खत्म होगा। और जो हिम्मत प्रधानमंत्री ने दिखाई 2016 के साल में, वो पिछले किसी आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। ये अपने आप में एक बेजोड़ बात है। आप उसको साहस कहते हैं? नहीं, जो भी, इसका क्या अर्थ निकले? मैं उसको दुस्साहस कहता हूँ कि वो दुस्साहस हुआ है, इसलिए कि जो कुछ अभी हो रहा है उसके परिणाम इतने भयंकर होने वाले हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि लोगों को नए नोट तो मिल जाएंगे, लेकिन अब भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था और ठप हो जाएगी, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी और लोग एक दूसरे की जान को आ जाएंगे। नहीं, तो इसका मतलब ये कि 2016 का जो वर्ष है वो इतिहास में ये कि इसको इतिहास के मद्देनजर आप कैसे लेंगे? इतिहास में तो इसको बहुत ही संकट का, जैसे आपातकाल को लोग याद करते हैं एक बुरे वक्त को, ऐसे इसको बुरे वक्त की तरह लोग याद करेंगे। नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर इस घटना के चलते ये सरकार वास्तव में काले धन के खिलाफ काम करे, नहीं, वो तो कहा है कि परिवर्तन, वो तो कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे और होगा। नहीं, कल्पना ही नहीं है। आगे सबसे भ्रष्टाचार का मूल तो राजनीतिक दल है हमारे। आज तक एक भी नेता नहीं पकड़ा गया है। सब बैंकरों को पकड़ रहे हैं, सेठों को पकड़ रहे हैं, व्यापारियों को पकड़ रहे हैं, एक नेता को तो पकड़ते हैं। एक एक नेता के पास हजारों करोड़ रुपए हैं और उन्होंने सब वो नेता के अलावा अफसर बिरादरी, जो कि माना जाता है कि करप्शन का सबसे बड़ा शीर्ष तो गंगोत्री, ये अफसरशाही है। अफसरशाही है, नेताशाही है, ये पार्टियां हैं। इनके सुधार की नींव अगर रख दी जाए इस सारी घटना चक्र के बावजूद, तो मैं समझता हूं कि मोदी को बहुत सफल प्रधानमंत्री माना जाएगा। व्यवस्था में मूल परिवर्तन नहीं, लेकिन दिक्कत ये कि सब कुछ जो है वो, ये नहीं लगता आपको कि 2016 में सब कुछ जो हुआ वो सिस्टम के भरोसे, अफसरशाही के भरोसे ही हुआ? इसके कारण ये सारा गड़बड़ाया मामला। भ्रष्ट व्यवस्था पर निर्भर थे, इन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं की थी। अगर वो कोई गैर सरकारी व्यवस्था होती, कोई कायदे से होता, तो अपने आप
पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अगर पहले से तैयार किया जाता, उनका प्रशिक्षण होता कि देखो हमको काले धन के खिलाफ लड़ना है, सबसे पहले जो काला धन हमारे पास है उसको हम उजागर करने के लिए तैयार हैं, हमने कर दिया, अब हम दूसरों का उजागर करेंगे। खुद तो काले धन के पहाड़ पे बैठे हुए हैं। तो आपके अनुसार ये वर्ष साहस का वर्ष माना जाएगा, मोह भंग का माना जाएगा, मजेदार का माना जाएगा, क्या कहेंगे आप? इसको दुस्साहस का वर्ष माना जाएगा, इसको मोह भंग का वर्ष माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि क्रांति का वर्ष नहीं माना जाएगा कि बिल्कुल आर्थिकी में क्रांति आ जाए, ये भ्रांति का वर्ष माना जाएगा। जी, वैदिक जी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।